हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। कल रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास फाइनली सीए फाउंडेशन का और सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स का। सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स की बात करूं तो इस बार रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 25% है एज कंपेयर टू साइकिल 1 ऑफ नवंबर 20 एग्जाम्स। वहां पर 35% रिजल्ट था, जबकि साइकिल 2 में यानी कि ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए 25% है। तो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द रिजल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 10% रिजल्ट कम आया है। और इस बार मैं देखूं आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 6000 समथिंग स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाए हैं, यानी मोटा मोटी मैं बात करूं तो 7000 पर्सन ही फाउंडेशन क्लियर कर पाए हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगा उन स्टूडेंट्स का जो क्लियर नहीं कर पाए। जिन्होंने क्लियर कर लिया है उनके लिए अलग वीडियो आ जाएगी, आगे क्या करना है कैसे करना है, बट अभी हम सबसे पहले बात करेंगे उनसे जो क्लियर नहीं कर पाए। अब पहली चीज जो मैं उन सबसे बात करना चाहता हूं जो क्लियर नहीं कर पाए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, इससे पहले कि आप आगे की प्लानिंग करो आपको इससे डील करना है, नेगेटिव थॉट्स। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेक्ट किया है। मेरे दोस्तों में भी आज की डेट में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो पहले अटेम्प्ट में कभी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो एक चीज मुझे अच्छे से पता है, जब भी हम क्लियर नहीं करते और स्पेशली जब हम सीए फाउंडेशन के लेवल पे क्लियर नहीं कर पाते, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए लाइफ में पहली बार ये फेलियर आया हो। क्योंकि 12th क्लास तक, 11th क्लास तक, स्कूल टाइम तक हमें आदत नहीं होती फेलियर देखने की। हम अच्छे मार्क्स से स्कोर कर रहे होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे होते थे, एवरेज मार्क्स से हम क्लियर कर रहे होते हैं। तो हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स का ये पहला फेलियर हो जो आपने लाइफ में देखा हो। और इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आपके दिमाग में अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। नेगेटिव थॉट्स इन टर्म्स ऑफ कई बच्चों को एम्बेरसमेंट फील होने लग जाती है कि मेरा दोस्त तो क्लियर कर गया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अपने टीचर को, मैं अपने पेरेंट्स को, XYZ रिलेटिव्स को क्या शक्ल दिखाऊंगा। और कुछ तो इस हद तक सोच देते हैं मेरे लिए सीए बनी नहीं, मैं तो सीए छोड़ रहा हूं। भाई एक चीज सबसे पहले सोचो, जब आपने सीए ज्वाइन करी थी क्या आपको ये नहीं पता था कि सीए इतना टफ कोर्स है कि इसमें फेल हो सकते हैं? क्या आपको ये चीज नहीं पता थी कि इसके अंदर हमेशा 25-30% रिजल्ट, और ये 25-30 तो फाउंडेशन पे आता है, इसके आगे जाओगे तो रिजल्ट और कम होता जाता है? क्या हमें ये चीज नहीं पता थी? हमें बिल्कुल अच्छे से पता थी। इट्स जस्ट दैट जब वो फेलियर आता है कई बार हम अपने आप को, अपनी मिस्टेक्स को ना देखकर आप उस फेलियर पे फोकस करना चाहते हो, जिसकी वजह से ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इससे पहले कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो आगे पढ़ने की, आपने अपने माइंड से ये क्लियर करना है कि अगर आप सीए में फेल हो गए इट्स नॉट अ बिग डील। 25% बच्चा पास हुआ है, 75% बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। देर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो, अगर मैं और साइकिल 1 और साइकिल 2 को जोड़ दूं, जो नवंबर 20 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए, जो मई 21 में फिर से एग्जाम देंगे। तो अपने दिमाग से ये बोझ सबसे पहले निकाल दो कि अगर आप फेल हो गए हो तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीए के अंदर हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट आता है और अगला अटेम्प्ट तो आपके पास 3 महीने के अंदर ही आ रहा है। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगर आप मेहनत करो अगले अटेम्प्ट में भी हम क्लियर कर सकते हैं और इससे कोई भी दिक्कत नहीं आई। पहले तो अपने माइंड फ्रेम को वर्क करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, थोड़ा एक आधा दिन ब्रेक ले लो, उसके बाद जब माइंड मेकअप हो जाए तभी अगले स्टेप पर आना। स्टेप नंबर 2, अब काफी सारे स्टूडेंट जैसे ही फेल होते हैं ना, अपने लिए एक्सक्यूजेज ढूंढना शुरू करते हैं। और इस बार तो 2020 में सबसे बड़ा एक्सक्यूज सबके लिए है कोविड। कोई बच्चा क्लियर नहीं कर रहा तो उसका बेस्ट बहाना ये बन पाएगा कि कोविड की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया एंड सो ऑन। अगर हम ये चीज सोचें कि अगर हम कोई पंचिंग बैग अपने लिए ढूंढ रहे हैं, बीट कोविड सिचुएशन, भी कि हमारे टीचर ने ढंग से पढ़ाया नहीं, हमें हमारे घर पे माहौल नहीं था पढ़ने के लिए, एंड सो ऑन, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। बट लेट मी टेल यू, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे जो क्लियर करके गए हैं। तो जब अगर आप फेल हो गए हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको जो एक्सेप्ट करनी है वो ये है कि यस फेल हुआ हूं तो अपनी गलती की वजह से हूं। जब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहोगे ना कि उसकी वजह से फेल हुआ हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई सुधार नहीं होगा। जो नवंबर 20 में हुआ उसका एग्जैक्ट रेप्लिका फिर से जून 21 में हो जाएगा। तो अगर आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हो, पहले तो इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे में कहीं ना कहीं कमी रह गई, मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई, और वो कमी का कारण मैं खुद था ना कि कोई और। ठीक है, अब अगर आप एक्सेप्ट कर लो मैंने कमी करी है, अब उसको अंदर आपकी अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगी। अब आप सोचोगे मुझे क्या करना है आगे। तो अगली बार अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर से बुक्स उठानी शुरू कर देते हैं, फिर से जो उन्होंने पढ़ा था, जैसे पढ़ा था, जैसे उनको लिखना आता है, जैसी प्रेजेंटेशन है बिल्कुल वैसा करने लग जाते हैं। वही गलतियां फिर से दोहराने थोड़ा जाएंगे यार एग्जाम में हम। तो पहली चीज क्या करनी है, आपके 4 पेपर्स में से 2 पेपर ऐसे हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं। तो सबसे पहले तो उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाओ, यानी कि लॉ और अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाओ। सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने का प्रोसीजर क्या है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया, लिंक आई बटन में छोड़ रहा हूं। सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने का फायदा क्या है कि जब आप अपने आंसर्स को देखोगे
और उसको कंपेयर करोगे सजेस्टेड आंसर से, सजेस्टेड आंसर तो चलो आईसीआई इस बार शायद निकाल नहीं रहा, बट आपको ऑब्वियसली वो आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी टीचर ने दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन बैंक में दे रखा होगा, कहीं ना कहीं वो आंसर से कंपेयर करोगे तो आपको अपनी गलती पता लगेगी कि व्हाट वाज द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आंसर दैट वाज एक्सपेक्टेड बाय आईसीआई एंड व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव गिवन। तो आपको पता होना चाहिए ना, कई बच्चे अगर सोच के बैठे हैं मेरे लॉ में 60 मार्क्स आने थे बट आए मेरे 30, मेरे अकाउंट्स में आने चाहिए थे 70, आए मगर कम, तो क्यों आए उसका कारण पता करना है हमें। तो सर्टिफाइड कॉपीज जरूर 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 मंगवाना, उसको आरटीआई रूट के थ्रू मंगवाना है या नॉर्मल रूट के थ्रू वो आप डिसाइड कर सकते हो, बट मैं आपको एक बात बता दूं, आरटीआई रूट के थ्रू प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों की सर्टिफाइड कॉपीज काफी डिले आ रही हैं, तो जब आप वीडियो में दोनों तरीके समझा रखे हैं मैंने, मेरा सजेशन ये है आप आईसीआई के रूट से जाओ ताकि सर्टिफाइड कॉपीज जल्दी से जल्दी आ जाए। आरटीआई वाले रूट में इस बार काफी बच्चों का मैसेज आया मुझे जिन्होंने साइकिल 1 में क्लियर किया है कि सर्टिफाइड कॉपीज बहुत डिले के बाद आ रही हैं, तो ये चीज मैं आपको पहले बता दूं। अब अगला सवाल ये आता है ये सब करने के बाद कि आपने सर्टिफाइड कॉपी में अपनी गलतियां पहचान ली, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता लग गई, अब सर अगली रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि जो हमारे एग्जाम है वो जून के अंदर शिफ्ट हो गए, और हाँ मैं लेट मी टेल यू, कहीं पर भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जून के एग्जाम नहीं दे सकते, यू कैन टोटली गिव जून के एग्जाम, ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म 20 अप्रैल से ओपन हो रहे हैं, 20 अप्रैल के बाद आपने एग्जाम फॉर्म भरना है, यू विल बी एलिजिबल फॉर जून एग्जाम। लगभग 24 जून को हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास 3 महीने हैं इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, एंड 3 महीने कोई बिल्कुल कम नहीं है, 3 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स। 4 पेपर के लिए 3 महीने बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो अब इस स्ट्रैटेजी को बनाते समय करना क्या है वो तो आपको पता है, बेसिक चीजें जो हमेशा मैं बोलता हूं, कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को करने में बैठ जाओ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को साथ साथ करो, एक थ्योरी सब्जेक्ट को और एक प्रैक्टिकल को, दैट इज माय सजेशन। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को टच करो जिसमें मार्क्स कम आए हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है मेरे लॉ में कमी है तो लॉ से स्टार्ट करो, अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स में कमी है तो मैथमेटिक्स में से स्टार्ट करो। उस सब्जेक्ट में मत चले जाओ जो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, अपना सेफ जोन मत ढूंढो, लेट इट बी अ हार्ड जोन जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। दूसरी चीज आपको यह जज करना है कि जिस भी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए हैं उसका कारण क्या है। अपने आप से तो हर बंदा सच बोलता है ना, तो अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स छोड़ के चला गया था, क्या मैंने सिलेक्टिव स्टडी करी थी जहां पे मैंने कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ लिए थे, कुछ चीजें टोटली छोड़ दी थी, और करी भी थी तो मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं रट्टे मार के चला गया था। इन शॉर्ट क्या नॉलेज बेस्ड कमी है, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है सर नॉलेज की कमी तो नहीं है, आता तो सब था मुझे बट मैंने रिवीजन नहीं करी। दोनों के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। अगर रिवीजन की कमी की वजह से आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो अभी से आपने रिवाइज करना शुरू कर देना है। कोई फालतू की इधर उधर की क्लासेस के चक्कर में इधर उधर कहीं मत पड़ो, हद से ज्यादा रिवीजन वीडियो देख लो, कोई रिवीजन बैच ज्वाइन कर लो, दैट इज ऑल। आपको फ्रेश बैचेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है आपकी रिवीजन की कमी थी। ऑन द अदर हैंड आपको लगता है यार मेरे तो कॉन्सेप्ट में ही कमी थी, मेरे को तो मैथमेटिक्स आती नहीं, मेरे को तो लॉ आती नहीं, मैं तो सिर्फ एम ही मुझ इधर उधर से खुद प्रिपेयर करके जो मुझे समझ में आ रहा था कर रहा था। उसी केस में अगर आप जाओ तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप अगर क्लासेस लेना चाहते हो, किसी से समझना चाहते हो, उसको डिटेल में जाओ। तो पहली चीज ये जरूर एनालाइज करना क्या कहीं पर नॉलेज की कमी है या फिर रिविजन की कमी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच का फंडा है ना कि इस सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये नहीं चलने वाला भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पास हो गए उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करी, उन्होंने भी शायद सिलेक्टिव स्टडी करी हो, बट वो बाय चांस उनका पेपर वहीं से आ गया जो चैप्टर्स उन्होंने करे थे। आप अगर फिर से सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो जून के अंदर, आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हो, तो इस बार दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि मुझे सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, मुझे सब्जेक्ट की कंप्लीट कवरेज करनी है। कंप्लीट का मतलब एटलीस्ट 95% करना है। हो सकता है एक आधा कोई चैप्टर ऐसा हो जो आपके टीचर ने आपको बताया हो कि बेटा यहां पर वेटेज ज्यादा नहीं है मगर इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो वो एक आधा चैप्टर छोड़ना है, इट इज ओके, बट एटलीस्ट 95% ऑफ योर सिलेबस इन ईच सब्जेक्ट यू हैव टू कवर। एंड व्हेन आई से यू हैव टू कवर, नॉट जस्ट रीडिंग, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस आल्सो। आपको क्वेश्चंस करना है। बच्चे कहते हैं मैं सर मेरे लॉ में मार्क्स कम आए, मुझे समझ में आना लॉ में कैसे अपीयर करूं। क्या आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखी?
क्या आपने केस स्टडी के आंसर लिख के देखे अपने हाथ से? अगर नहीं करके देखते तो दैट इज सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस छोड़ देना, सिलेक्टिव का मतलब है जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ में नहीं जाते। इन डेप्थ बोले तो उसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, साथ साथ उसमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आरटीपी वगैरह है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो इस बार सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, हमें कंप्लीट कवरेज करनी है सारे टॉपिक्स की, एंड वी हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम। 3 महीने का हमारे पास टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अक्सर आता है, सर अच्छा ये तो मैंने आपका डिस्कस कर ही लिया, आपने आपसे पूछना है क्या लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे? अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे लॉ हो, आपको क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जानी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बढ़ पाएगा और फिर से वही प्रेजेंटेशन की गलतियां होंगी जो इस बार हुई हैं। अगली चीज ये है, सर मुझे कुछ भी याद ही नहीं है, मैं स्टार्ट कैसे करूं? हो सकता है कि आपने पिछले 2-3 महीने के अंदर काफी गैप ले लिया, आपने पढ़ाई नहीं करी, कुछ बच्चों ने हो सकता है इंटर की तैयारी शुरू कर दी हो, तो अब वापस उन चैप्टर्स को खोलने में थोड़ा सा डर लगता है, अंडरस्टैंड। तो आप अगर आप देखोगे हमारे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन वीडियोस हैं। अकाउंट्स की शायद कम होंगी, बट मैथमेटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, लॉ की सारी रिवीजन वीडियोस हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं किसी चैप्टर को उठा रहा हूं और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है वो चैप्टर, तो उस पर्टिकुलर केस में पहले उस चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन वीडियो देख लो, मैराथन लेक्चर्स पढ़े हैं मैराथन देख लो, और उसके बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करो, ताकि वो चैप्टर बिल्कुल नया, कंप्लीटली न्यू ना लगे आपको। ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो ये चीजें पढ़ के याद आ रही हैं, तो रिवीजन वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ो। बट इस बार सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियो के सहारे अगर आप फिर से एग्जाम में जाओगे, बात नहीं बनेगी। आपको रिवीजन वीडियो लेकर ब्रशअप करना है माइंड में, फिर उस चैप्टर को डिटेल में जाके करना है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। और लास्ट में, सर हाउ मेनी रिवीजन शुड आई टारगेट? अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इट इज नॉट एन अचीवमेंट कि आप 4 रिवीजन करके जाओ, 5 रिवीजन करके जाओ। आप सिर्फ 2 रिवीजन कर लो, इन 3 महीने में सिर्फ 2 रिवीजन कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट वो जो 2 रिवीजन आप कर रहे हो ना, वो इन डिटेल करना। डिटेल मतलब उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद करके देख रहे हो। अब मतलब अपना खुद का टेस्ट लेना सीखो कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन किया, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन खुद हाथ से लिख के देखो, करके देखो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं। तो इन डेप्थ रिवीजन करो और सिर्फ 2 रिवीजन कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा रिवीजन कोई फायदा नहीं करेंगी। अगर कोई आपको कह रहा है 4 रिवीजन कर बेटा, 5 रिवीजन कर, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रिवीजन, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिवीजन्स। तो इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है। 2 सब्जेक्ट्स आपने स्टार्ट करने हैं, 2 रिवीजन आपने टारगेट करनी है, 3 महीने का समय है आपके पास। आज से रिवीजन अगर आप स्टार्ट करते हो, अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ अप्रैल तक आप अपने पहले 2 सब्जेक्ट शुरू खत्म कर सकते हो, और मई तक अपना मई के फर्स्ट वीक तक सेकंड 2 सब्जेक्ट भी शुरू कर सकते हो। एक रिवीजन आपकी मई फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी, एंड देन इन द मंथ ऑफ मई यू विल गो फॉर सेकंड रिवीजन। और जून का समय अपने लिए टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह करने के लिए रिजर्व रखना। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे, देयर इज नो डाउट अगली बार आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। सो अपना मन बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, आपको अपने नेगेटिव थॉट से बाहर रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, एंड यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे भी आपके लिए हम और वीडियो लाते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अगली बार पक्का पक्का हम सब क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।